हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को एक बात जो है खटकती है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास पहले से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का सेट है, दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये रहा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द सेकेंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। से इट इज एस डैश, ये ओ हो जाता है, ये ओ डैश हो जाता है, एंड लेट इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। हमारे पास हम लोग अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, हम लोग को पढ़ना है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? हमारे पास तो पहले से ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था या है, एट दैट टाइम था, तो एक नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो पहले इसका स्वरूप देख लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशंस है, अगर ऐसा होता है कि एस प्राइम्ड जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, जो कि अभी रेस्ट में है, तो आपको मिलता है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज वाई, जेड डैश इज जेड, एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। ये यहाँ पे अगर वेलोसिटी के लिए जाओगे तो द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू v माइनस वी। v डैश इज द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कोई सा पार्टिकल होगा इधर को, बाय दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड v इज द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस s प्राइम्ड फ्रेम, एंड एक्सेलरेशन इज सेम। ओके, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का स्वरूप, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो इक्वेशन है यहाँ पे। लेकिन इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड माइकलसन-मोरलेस एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू विच द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो लाइट की स्पीड है वो बिल्कुल भी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है मीन्स वो अलग अलग फ्रेमों के लिए अलग अलग नहीं होगी। डजंट मैटर कि कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है कि ऑब्जर्वर मोशन में है कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, बिल्कुल भी ऑब्जर्वर और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उससे वो अनअफेक्टेड है। स्पीड ऑफ लाइट वो हमेशा क्या रहती है? स्पीड ऑफ लाइट सी ही रहती है। स्पीड ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सी ही रहेगी। ये था माइकलसन-मोरलेस एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग, जो कि आया है बाय एक्सपेरिमेंट, तो हम इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें, सो व्हेन ऑब्जर्वर और व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी विल चेंज। जब ऑब्जर्वर गति करे, ऑब्जर्वर मोशन में हो, प्रेक्षक मोशन में हो, या फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस गति कर रहा है, उस केस में ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। c प्लस वी हो सकता है, अगर इसकी बात करें तो c प्लस वी हो सकता है, c माइनस वी हो सकता है। लेकिन माइकलसन-मोरलेस एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लाइट की स्पीड सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सभी रिलेटिव फ्रेमों में एक समान होती है। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग के अनुसार वो एक समान नहीं रह सकता। तो या तो आप इसको नकार दीजिए या तो इसमें परिवर्तन करिए। इसको हम लोग नकार नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रयोग से आया है, तो इसमें ही हमको संशोधन, कुछ अमेंडमेंट या फिर कुछ करेक्टनेस करना होगा, कुछ सुधार कार्य इसमें ही करना होगा। पहली बात तो ये।
और दूसरी बात हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें उन्होंने टाइम को और स्पेस को एब्सोल्यूट माना है। मीन्स टाइम एंड स्पेस, टाइम को तो आप समय ही बोलोगे हिंदी में, और जो स्पेस है उसको कुछ स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस को स्पेस ही बोलते हैं। चलो स्पेस को हम लोग ऐसा दिक ऐसा कुछ कहा जाता है क्या, स्पेस ही लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें स्पेस एंड टाइम बोथ आर एब्सोल्यूट। मीन्स कि उस पर ऑब्जर्वर की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदर द सोर्स इज मूविंग और एट रेस्ट, स्पेस और टाइम सबके लिए एक जैसा होता है, एब्सोल्यूट है। लेकिन आइंस्टीन ने बोला कि आइंस्टीन, द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके बाद ही माइकलसन मोल्डेस एक्सपेरिमेंट के बाद ही वो आते हैं अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी देखेंगे, उसके मेन जो पोस्टुलेट्स हैं उस पर नज़र डालेंगे हम लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि न्यूटन का ये जो बात है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, लेकिन न्यूटन का ये जो रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है कि सबके लिए टाइम एंड स्पेस सेम होगा, ये सही है। लेकिन उस समय है जब पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का वेग लाइट के स्पीड के कंपेयर में बहुत 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 कम होता है। व्यवहारिक जीवन में आप यही देखते हो, जो भी आपके कार का स्पीड, बस का स्पीड, ट्रेन का स्पीड है, लाइट के स्पीड के कंपेयर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे बिल्कुल न्यूटन का जो प्रिंसिपल है, जो स्पेस और टाइम को लेके उनका जो मत है, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग लाइट के स्पीड को अप्रोच करेंगे, व्हेन द पार्टिकल अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट, जब पार्टिकल स्पीड के लाइट को अप्रोच करता है, वहाँ पर स्पेस और टाइम सबके लिए सेम नहीं रह जाता। अगर लाइट के, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड, अगर हम लोग रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात करें तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वाला प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। वहाँ पे ना तो टाइम एब्सोल्यूट है, ना तो स्पेस एब्सोल्यूट होगा। वहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों जो है फिर अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये जो संशोधन हो रहा है न्यूटन के मैकेनिक्स में, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें ये जो एक सुधार कार्य या संशोधन का पारित किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसी को तो बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब आप आइडिया लेके चलो, अभी हम लोग लॉरेंज पढ़ेंगे जी, बिल्कुल लॉरेंज पे ही जाना है हम लोगों को। लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए आपको कुछ एजम्पशन चाहिए होंगे, कुछ हम लोग को मानना पड़ेगा। वो मानना भी तो लेके चलना है, एक मान्यता लेके चलना बोलता है, ठीक है। तो तो न्यूटन का मत है कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, डजंट मैटर कि कोई मोशन में है कि रेस्ट में है, सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला ये बात सही तो है, लेकिन उस समय के लिए है जबकि स्पीड बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है। लेकिन जब स्पीड लाइट के स्पीड को अप्रोच करेगा, जब हम लोग रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात करेंगे, वहाँ पर स्पेस और टाइम पे सबके लिए समान नहीं रह जाता है, इट विल चेंज। ओके, इट विल चेंज। तो ये जो एक संशोधन हुआ है बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन दैट क्लासिकल मैकेनिक्स, जो पुरानी मान्यता है, पुराना जो मत है, उसमें इन्होंने एक जो अपना एक सुधार प्रस्तुत किया है, इसी को तो बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर वन इज विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत, तो हम लोग लिख के चलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसके दो पोस्टुलेट्स हैं जी। पोस्टुलेट को आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मैं और किस में लिख दूं, मैं बस बता ही देता हूं, आप आके आप लिख लोगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो दो पोस्टुलेट्स हैं, सबसे पहला ये है कि द लॉस ऑफ फिजिक्स और द लॉस ऑफ नेचर और द लॉस ऑफ साइंस। ओके, तो हम लोग लिखते हैं लॉस ऑफ फिजिक्स।
laws of physics are same for all frame of references, all inertial frame of references. ओके, यहां पे inertial लिखिए आप, for all inertial frame of references. ठीक है, तो फिजिक्स के जो भी नियम हैं, प्रकृति के जो भी नियम हैं, वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए या जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों के लिए उनका स्वरूप एक समान होता है. इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग. लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. ओके, नंबर टू इज स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, ये भी सेम होगा. स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल, यहां भी वही लिख लो आप, फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो ज्यादा समस्या आपको नहीं होनी चाहिए. दीज आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो ये तो आपको पता ही है, प्रयोग से आया ही है, और ये तो था ही. स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लाइट की स्पीड जो है सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होती है, समान होती है. जड़त्वीय की बात हो रही है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग बात करेंगे. ओके, और जो प्रकृति के नियम हैं उनका स्वरूप भी सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए एक समान होता है. तो यही आपका एक मेन दो पोस्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और इन्हीं को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये काम आएगा जब हम लोग डिराइव करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को. तो क्लियर है ये. और देखिए और क्या समस्या है. एक तो पहली समस्या आ गई कि लाइट की स्पीड इनके अनुसार अलग अलग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो जाएगा. अलग अलग जड़त्वीय फ्रेमों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग आ जा रही है. ये एक दिक्कत इसमें आ गया, लेकिन अलग अलग होता नहीं है. आप इसको प्रयोगों में देख चुके हैं, और यहाँ पे पोस्टुलेट्स क्लियर होगा. आई थिंक पोस्टुलेट्स क्लियर है. दो पोस्टुलेट्स आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिराइव करेंगे. पोस्टुलेट्स क्लियर है ना, कि आपको याद है पोस्टुलेट्स. प्रकृति के नियमों का स्वरूप सभी जड़त्वीय फ्रेमों के लिए एक समान. सही है. सेकंड क्या है, प्रकाश की चाल सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान ही होता है. लेकिन निर्वात में अगर आप ग्लास में एंटर करो, वाटर में जाओ, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जी. अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है. हम लोग यहाँ निर्वात की बात कर रहे हैं, क्लियर. ओके, एक चीज और देखिए, जो गैलीलियो, आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए. मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, आप नोट करते रहिए. जितना बन सकेगा मैं तो यहां लिखूंगा ही. जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो हमने देखा था इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ मोशन. हमने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इनवेरिएंस क्या क्या हैं. तो लॉ ऑफ या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स, ध्यान से सुनिएगा. बच्चे हमेशा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के चक्कर में बस उनको क्या एग्जाम से मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, तो डेरिवेशन करते हैं और चीज़ों को बहुत सारे डायमेंशंस पे नज़र नहीं डालते हैं. आपको चारों तरफ अपनी नज़र रखनी चाहिए, आपको समझना है चीज़ों को. लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके एग्जाम में आता है बेशक, लेकिन मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फिजिक्स में अपना फ्यूचर देख रहे हो तो केवल नंबर लाने से काम नहीं चलेगा. आप हर एक पहलू पे नज़र डालिए. न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशंस हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके, वो इनवेरिएंट है, निश्चर है इन गैलीलियन, या फिर अंडर लिखो, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो हैं, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन हो गए, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया. गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवेरिएंस है, मीन्स इनका मान ऐसा नहीं कि स्वरूप अलग अलग फ्रेम ऑफ इनर्शियल, अलग अलग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है. इसको हम बोलेंगे इनवेरिएंट. तो ये इनवेरिएंस तो है, लेकिन अब आपने पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, शायद सुना होगा,
मैक्सवेल्स के जो लॉ हैं, मैक्सवेल्स के जो आपने 4 इक्वेशंस पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए, 4 इक्वेशन पढ़े होंगे। हम लोग यहाँ पे उन समीकरणों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है। तो मैक्सवेल के जो लॉस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, वो यहाँ पे अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट नहीं रह पाते हैं। इनवेरिएंट तो हम लोग लिख देता हूँ, हम लोग मतलब मैं लिख देता हूँ नॉन इनवेरिएंट। ओके, अब इसको समझ लेते हैं। जब भी हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंस, ठीक है, इनवेरिएंस है, ये इनवेरिएंस नहीं है। देखिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मोशन के जो लॉस हैं वो तो इनवेरिएंस है, यानी कि आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाओ, आपको ये जो F इक्वल टू ma है और ऐसे और भी जो लॉस हैं मोशन वाले, और तो उसमें स्वरूप वही रहेगा। जहाँ जहाँ पे भी कोई भी फिनोमिनन, कोई भी घटना इस समीकरण द्वारा अगर चलती है तो इसका स्वरूप वैसे ही रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग है, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सही है, यही तो नियम है कि प्रकृति के जो भी मूलभूत नियम है उनका स्वरूप एक ही होता है। यहाँ तो फॉलो होता है। न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है वहाँ पे तो ये इनवेरिएंस काम करता है, लेकिन मैक्सवेल के जो लॉस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेके, वो अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से देखोगे तो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही एक्सपेरिमेंट के, एक ही फिनोमिनन के आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मीन्स ये इनवेरिएंट नहीं रहा, ये नॉन इनवेरिएंट हो गया। ये भी एक समस्या है, ये भी एक दिक्कत है। तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोल दिया कि देखो यार, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हम लोग, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है। भले से आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई सुधार करना है तो करिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम सही है, और इसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो बस अब जो हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें मैक्सवेल्स लॉ भी क्या रहे, इनवेरिएंट रहे। मैक्सवेल का लॉ भी क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें न्यूटन का लॉ भी इनवेरिएंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अब एक नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की तलाश में, जिसमें मैक्सवेल लॉ भी इनवेरिएंट हो, इसको भी इनवेरिएंट ही होना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स हैं उस पर खरा उतरना चाहिए, तो उसके लिए हम ला रहे हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं लॉरेंज। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें समान ही होंगी, कुछ चीज़ें अब समान होंगी, लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव करने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लो। एजम्पशंस बोलते हैं, एजम्पशन बोलिए, या फिर हम लोग जो मान के चलते हैं, टेकन इन ग्रांटेड। हमने पहले से, ये हमारा मत है, हमारा विश्वास है कि ऐसा है। पहला चीज, ये पहला चीज नहीं था। नंबर 1 इज, हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके चलेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेके चलेंगे यहां पर, ओके। एंड नंबर 2 हम लोग लेके चलेंगे कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है ये? जब हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ों को मान के चलेंगे कि हाँ ये सब बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल है भी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके चलेंगे, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लेके चलेंगे, और ये तो ऑलरेडी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हो ही गई है, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की बात हो ही गई है। स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट ही रहेगा। अब एक दो चीज़ें और हमको लेके चलना पड़ेगा जिससे हमारा मैथमेटिक्स हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। हम लोग एक इक्वेशन पे पहुंचेंगे जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसके पीछे बहुत सारा मैथ्स है, तो उस मैथ्स पे हम लोग नज़र नहीं डालेंगे, हम लोग डायरेक्ट उसके रिजल्ट को लेके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी समझेंगे इसको,
होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, अभी देखेंगे। और नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो हो गया। हम लोग ले लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ होमोजेनिटी नहीं, होमोजेनिटी तो हो गया, आइसोट्रॉपिक ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपिक ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपी, अभी समझेंगे आइसोट्रॉपिक ऑफ स्पेस क्या होता है, इसको भी हम लोग मान के चलेंगे। और ये जो है, जो अपने टेकन इन ग्रांटेड ऑलरेडी ले रखा है कि हाँ ऐसा होगा और ऐसा होता भी है, तो हमारा जो मैथ्स है हम लोग थोड़ा सा उसको हटा पाएंगे, डायरेक्ट हम लोग अपने काम की चीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेके चलना ही है, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को लेके आगे बढ़ना है हम लोगों को। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, होमोजेनिटी को हिंदी में बोलते हैं और समांगता, समानता भी बोल सकते हैं हम लोग। आपने सुना होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस बाय इटसेल्फ, स्पेस बाय इटसेल्फ इज होमोजीनियस, यानी कि चलो मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, वी आर परफॉर्मिंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट हियर, कोई भी हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, इसी प्रयोग को हम लोग कहीं और करते हैं, तो द रिजल्ट विल बी सेम। स्पेस वहाँ पे कोई भी उसमें जबरदस्ती कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। यहाँ प्रयोग करिए या कहीं और करिए या कहीं और करिए, प्रयोग का रिजल्ट सेम, प्रयोग को, एक ही एक्सपेरिमेंट को अगर आप यूनिवर्स के अलग अलग भागों में भी करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट सेम मिलेगा, यानी स्पेस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बाय इटसेल्फ अपने आप वो होमोजेनियस है, लेकिन अगर आप उसमें कोई मटेरियल पुट कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बोर्ड टांग दिया, यहाँ पे हम लोग ग्लास रख दिया, तो इट विल चेंज द रिजल्ट ना, इट विल चेंज द रिजल्ट। स्पेस बाय इटसेल्फ इज होमोजीनियस, स्पेस अपने आप में होमोजीनियस है, और वो समांगी है, अपने आप में वो समांगी है, लेकिन अगर उसमें आप कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट रखते हो तो फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो स्पेस अपने आप में क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। टाइम भी वही है, आप आज कोई एक्सपेरिमेंट करो, 6 महीने बाद करो, 10 साल पहले किया हो या लाखों साल पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो, या कुछ 1000 सालों बाद हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मीन्स जो लॉस हैं फिजिक्स के या साइंस के, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि उस लॉ को लेके हमारी समझ बदल जाए, लेकिन जो रिजल्ट है उसका वो चेंज नहीं होगा। तो टाइम भी क्या है, होमोजेनिटी है। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम यही है। आपको शायद समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन हम लोग और थोड़ा और देखते हैं। मैंने बोला स्पेस इज होमोजीनियस, मीन्स स्पेस अपने आप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। यहाँ पे जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को कहीं और भी करेंगे तो द रिजल्ट विल बी सेम। हाँ, स्पेस में अगर कोई मटेरियल अगर हो रहा है तो डेट विल क्रिएट सम चेंजेस। मटेरियल मीन्स ये आ गया, देखो हम लोग भी तो मटेरियल ही हैं, एक ग्लास का एग्जांपल ये भी कोई मटेरियल ही है। तो ये स्पेस अपने आप में होमोजीनियस है, स्पेस अपने आप में होमोजीनियस है, ओके। एंड टाइम भी होमोजीनियस है, किसी भी महीने में करिए, किसी भी साल करिए, द रिजल्ट विल बी सेम। लॉ जो है वो डेट विल बी सेम, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है फिजिक्स। हाँ, ये भी सही है कि उस नियम को लेके हमारी समझ हो सकता है बदल जाए, हो सकता है 19वीं शताब्दी में हमारी समझ कुछ और थी, अभी हम उसको कुछ और समझ रहे हैं, आने वाले समय में उसको हम कुछ और समझें। लेकिन टाइम के साथ जो नेचर का बिहेवियर है दैट विल नेवर गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होगा। आइसोट्रॉपिक ऑफ स्पेस क्या है, आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में आइसोट्रॉपी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, मीन्स ऐसा नहीं कि इधर कुछ और इसकी प्रॉपर्टी है, इस साइड कुछ और प्रॉपर्टी है, इस साइड कुछ और प्रॉपर्टी है, इधर कुछ और प्रॉपर्टी है, तो मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, मीन द प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन ऑल द डायरेक्शन। डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी या बिहेवियर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी याद रखना कि स्पेस जो है वो आइसोट्रॉपी भी है। ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन के लिए कुछ अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन हैं,
या इस डायरेक्शन के लिए कुछ अलग ही रूल एंड रेगुलेशंस हैं। हाँ, अगेन अगर आपने इधर कुछ अलग ही और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ला के रख दिया, इधर अलग ही कुछ माहौल बना दिया, चीज़ों को ला दिया, चीज़ मीन्स हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन अगेन स्पेस बाय इटसेल्फ वो आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को लेके चलना है जब हम लोग डिराइव करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को। तो क्लियर? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को। तो हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। एक रहेगा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में है, और एक है एस प्राइम्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग v से पॉजिटिव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्या बोला है मैंने? सपोज दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इधर z भी है, ठीक है। दिस इज s, दिस इज o, द ओरिजिन ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, एंड दिस इज द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द ओरिजिन इज o डैश, मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड इट इज s प्राइम्ड। ओके, ठीक है। S and S primed, two inertial frame of references are here, and this one is moving with velocity v. Clear? So let's consider an event is happening at any point. कोई इवेंट हो रहा है, so उस इवेंट का कोऑर्डिनेट S में that is given by x, y, z and time t. And in the frame of reference S dash, it will given by x dash, y dash, z dash, and the time is t dash. So यहाँ का जो ऑब्जर्वर है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स x, y, z, t हैं। इसके लिए जो o डैश पे जो ऑब्जर्वर है, या इसके रिस्पेक्ट में बोलिए, o डैश के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स होगा उस इवेंट का x dash, y dash, z dash, and the time is t dash. Okay, so the general transformation is given by x dash is equal to constant, यहाँ पे कोई constant आप ले लीजिए a11 that is a11 times x plus a12 times y plus a13 times z plus a14 times t। x डैश x पे भी डिपेंड करेगा, y पे भी डिपेंड करेगा, z पे भी और t पे भी। एंड इन द सेम वे यू कैन राइट y डैश, z डैश एंड t डैश। इन द सेम वे हम लोग इसको भी y डैश को भी, z डैश को भी और t डैश को भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वी आर ऑलरेडी टेकिंग सम एजम्पशन विथ अस कि ये जो एस डैश फ्रेम है, दिस एस डैश फ्रेम इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो केवल जो है एक्स ही चेंज होगा, y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z, y डैश विल बी y एंड z डैश विल बी z। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज s डैश फ्रेम जो कि प्राइम्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट इज मूविंग इन ओनली द पैरेलल टू द पॉजिटिव x। तो केवल x के ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। एंड वी ऑल्सो कंसिडर, हमने और भी माना है कि यहां पर स्पेस होमोजीनियस है। तो यहां पे आप पावर्स को 2 या 3 या 4 नहीं ले सकते हैं। होमोजीनिटी के अगर प्रिंसिपल को, होमोजीनियस स्पेस को या टाइम के होमोजीनिटी को लेके चलना है, द पावर मस्ट बी 1। तो ये अगर हम लोग इसको पूरे उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, देयर इज लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद अगर आप रॉबर्ट रेसनिक की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे तो वहाँ पे इसके पीछे का मैथ्स मिलेगा, और द जनरल इक्वेशंस will be reduced x dash prime is equal to ax plus bt
A and B can be constant, can be any constant, and T dash is equal to C तो लेंगे नहीं हम लोग क्योंकि C तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो लेट्स टेक D ऑफ x प्लस f ऑफ t, ax प्लस bt एंड t dash is equal to dx प्लस ft। ये हमने यहां पे कोई किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया है। यहां पे होमोजेनिटी को, टाइम और स्पेस दोनों के होमोजेनिटी को और आइसोट्रॉपी को, उसको लेके चलने से आपकी वो जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था इतना चौड़ा लंबा चौड़ा, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस, यहां पे कम होके वो इतना ही बच जाएगा। उसके पीछे के मैथ्स को करेंगे तो वो अपने आप में पूरा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल का पूरा मैथमेटिक्स है वहां पर, तो हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं। Okay, so x dash ax plus bt, t dash is equal to dx plus ft, and again y dash will be y and z dash is equal to z। क्लियर? क्योंकि उसके पैरेलल ही है, पैरेलल ही x तो x ही चेंज हो रहा है। एंड नाउ वी विल कंसीडर various events। Okay, there is constant, A is constant, B is constant and नहीं C नहीं है, D is constant and F is constant, A B D F are constant जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए, तब हम लोग को अपना लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता तो क्या होता? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A की वैल्यू 1 होती और B की वैल्यू -V होती, x माइनस वी टी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे ए बी डी और एफ की वैल्यू क्या होगी और इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए आगे बढ़े। हम लोग कुछ इवेंट्स लेंगे और उस इवेंट के बेसिस पे हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। एक इवेंट तो यहीं सामने ही है, ठीक है। ओके, वी विल कंसिडर सम स्पेसिफिक इवेंट्स। हम लोग कुछ विशिष्ट इवेंट्स को ही लेंगे, विशिष्ट घटनाओं को ही लेंगे, लेकिन जो चीजें उन विशिष्ट घटनाओं के लिए सत्य हैं वो सभी घटनाओं के लिए सत्य होंगी, वो सभी बाकी घटनाओं के लिए भी सत्य ही होंगी। तो यहां पे चलो पहला हम लोग इवेंट ले लेते हैं, जो इवेंट इज, आप एक एक पॉइंट को नोट करना है यार। चलो मान लो यहां पे कोई इवेंट होता है ओ डैश पे कोई इवेंट होता है, तो इस ऑब्जर्वर ओ के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो यू नो ना, ये यहां से यहां तक पहुंच गया है, मान लो इसके लिए टाइम t है, तो t टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो x विल बी v इंटू टी, अगेन y विल बी 0, z विल बी 0, क्योंकि देखिए यहां पे x और y तो 0 ही है, x और y तो 0 ही होगा। सो x इज इक्वल टू वी टी, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? यहां पे अगर कोई इवेंट हो रहा है इस वाले ओरिजिन पे, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए उसका कोऑर्डिनेट ये होगा। लेकिन अच्छा, दिस इज ऑब्जर्वर फॉर फ्रेम एस, यहां लिख दूं मैं आपको, फ्रेम एस के लिए, फॉर फ्रेम एस के लिए x इज इक्वल टू वी टी, वाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। लेकिन उस फ्रेम एस डैश के लिए क्या? उस फ्रेम एस डैश के लिए यहां पे जो ऑब्जर्वर ओ डैश है उसके लिए तो यार x डैश 0 ही है, y डैश 0 ही है, z डैश भी 0 ही है। क्लियर है ना? x डैश इज इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो उसका ही ओरिजिन है, तो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, x इज इक्वल टू वी टी, पुट x इज इक्वल टू वी टी हियर एंड x डैश इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी को लेके। x डैश इज 0, x डैश इज 0। हमने एक स्पेसिफिक इवेंट लिया, चलो जो यहां पे हो रहा है इस ओ डैश पे, तो इस ओ डैश के कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में ये रहा, और इस ओ डैश पे जो इवेंट होगा उस ओ डैश के लिए ही ये होगा। सो पुट द वैल्यूज हियर,
व्हाट इज एक्स डैश? एक्स डैश इज 0 इज इक्वल टू ए इज कॉन्स्टेंट, एक्स इज वी इंटू टी, ओके, प्लस बी इंटू टी। तो यहां से कुछ कॉमन और टी विल बी कॉमन, ए वी प्लस बी, कॉन्स्टेंट इज की टी, ओके। सो दैट इज 0। सो यहां पे ए वी प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए वी टी टी ये जो इक्वेशन है या जो इवेंट हो किसी भी टाइम के लिए, किसी भी समय के लिए हो सत्य है, किसी भी टाइम के लिए हो और ट्रू होगा, वैलिड होगा, दैट्स वाई इट विल बी 0। ये 0 नहीं, ये 0 होगा। ए वी प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी यहां हमको मिल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ए वी, बी इज इक्वल टू माइनस ए वी। तो जहां पे b है हम लोग माइनस ए वी रख देते हैं। तो चलो हमको एक कांस्टेंट से छुटकारा मिल गया, वो है ये, b को हटा देते हैं, b को हम लोग हटा देते हैं और इसको मैं यहीं लिखता हूं क्योंकि ये मेरे काम की चीज है, इसी से तो पूरा काम होने वाला है। कहां लिखूं? चलो यहां पे लिखता हूं बिठा के, सब काम यहीं से होगा। सो एक्स डैश इज इक्वल टू ए इज ए, व्हाट इज एक्स? एक्स तो जनरली एक्स ही होगा। एंड व्हाट इज बी? बी इज माइनस ए वी एंड दिस इज टी, ओके। तो यहां से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। एंड व्हाट इज टी डैश? टी डैश का स्वरूप देख लेते हैं क्या होगा। दिस इज डी एक्स प्लस एफ टी। ये अभी इसके साथ कुछ मजाक नहीं किया हमने, हंसी खेल नहीं किए, करेंगे उसके साथ भी करेंगे। तो ये था अभी का माहौल, आराम से। सफ़र बहुत लंबा है, भटक मत जाना मेरे दोस्त, बहुत ही आराम चल रहा हूँ मैं, जनरली मैं इतना आराम से चलता नहीं हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा a, तो हो जाएगा x माइनस वी टी, ए एक्स माइनस वी टी, और ये तो उतना ही है। चलिए अब ये हो गया, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब इसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो थोड़ा सा ध्यान देना। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यार तो कोई तो समय रहा होगा जब वो इसके पीछे रहा होगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। एज फ्रेम इज एट रेस्ट, एज फ्रेम इज एट रेस्ट एंड एज डैश इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी v इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो हो सकता है इधर चलना स्टार्ट किया होगा, तो आते आते यहां पर चलो ऐसा एक पल आया होगा, एक ऐसा क्षण आया होगा जब ये इसके ऊपर होगा, एकदम कोइंसाइड किया होगा। इट मीन्स उस क्षण की बात करो जब ओ और ओ डैश क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, किए होंगे ना यार। ये वही रेस्ट में है, ये आ रहा है आ रहा है, तो ऐसा कोई तो पल मिला होगा, फिर भले से आगे बढ़ गया होगा, तो ये आया ऐसा। तो हम लोग इसी को एकदम समझ लो कि यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। वो गेम खेला ना, भागते रहता किसी से दबाते हैं तो ये वही समझ लो, ये आ रहा है, चलो ऐसे भाग रहा है। तो जब ये इसको ओवरलैप करेगा, जब एस डैश एस को ओवरलैप करेगा, तो वहीं पे आपको इसको पॉज कर देना है। इट मीन्स ओ और ओ डैश की बात कर रहे हैं, जब दोनों कोइंसाइड करेंगे, संपाती होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है। उसी क्षण हम लोग ये मानते हैं कि चलो यहां से एक लाइट पल्स या एक वेव फ्रंट ले सकते हैं, एक तरंगाग्र ले सकते हैं, प्रकाश का एक तरंग या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पल्स वहां से इमिट किया गया है। एंड दैट पल्स विल बी रेडिएटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। चलो ये रहा एक ओ, दिस इज ओ, यहां से हम लोग कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स प्रोड्यूस करेंगे, इमिट करेंगे, एंड इट विल बी स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये फैल जाएगा जब ओ और ओ डैश के ऊपर है। लेकिन ये रुकेगा तो नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उस क्षण की बात कर रहे हैं कि चलो यहां पे when O and O डैश कोइंसाइड करते हैं, तो a light pulse is radiated, एक लाइट पल्स को हमने रेडिएट किया है, रेडिएटेड और इमिटेड, रेडिएटेड, ओके। और ये सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल रहा है,
विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी। यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड भी सी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डजंट मैटर कि कोई मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए यहां से हमने एक पल्स को इमिट किया है। अब देखिए यहां पे ए कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, अपने पास 3 कांस्टेंट हैं। सो हम लोगों को यहां पर 3 इक्वेशन चाहिए होगा फॉर फाइंडिंग आउट द 3 कांस्टेंट। मीन्स यहां पर 3 अननोन है और तो 3 इक्वेशन भी चाहिए होगा। जितने अननोन्स होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, ठीक है, तो रेडिएट किया है। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट 3 तो लेना ही पड़ेगा। 3 इवेंट्स लेंगे और 3 इवेंट्स लेंगे और उन 3 इवेंट्स के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे वैल्यू किसकी, ए की, डी की और एफ की। फिर हमारा काम बन जाएगा, फिर हमारा काम बन जाएगा। चलो 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 मान लेते हैं कि इवेंट हम लोग लेते हैं, एक इवेंट हम लोग कोई सा भी 1 ले लेते हैं। इवेंट 1 फॉर इक्वेशन नंबर 1, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास है ही है। इवेंट 1 फॉर इक्वेशन 1, हम लोग को इक्वेशन 1 यहां से मिलेगा। तो देखो क्या है, मान लो कि एट टाइम t, कोई भी टाइम t है। अच्छा, ये जब ये दोनों एक के ऊपर एक थे तो वो था t = 0, t' = 0। ये आपको मान के चलना है। जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक के ऊपर एक, o और o' एक के ऊपर एक हैं, दोनों ने कोइंसाइड किया था, उस टाइम को हमने 0 बोला है। वहां से फिर हम लोग का कहानी शुरू होता है। टाइम t की बात करते हैं। मान लो टाइम t पे, इसके लिए टाइम t पे इधर पे कोई इवेंट हुआ है, इधर पे कोई इवेंट हुआ है, तो उस इवेंट का कोऑर्डिनेट इसके लिए क्या हो जाएगा, x विल बी c इंटू टी। लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां से यहां तक वो कितने टाइम में पहुंचेगा, c इंटू टी, सॉरी टाइम t है तो x = c इंटू टी। मीन्स इवेंट कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आफ्टर टाइम t वो इधर कहीं पहुंच गया है किसी पॉइंट पे, और अब उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं यहां से, तो ये हमको मिलेगा x = ct। और क्योंकि हमने उसको कहां पे लिया है, x एक्सिस पे ही लिया है, तो y विल बी 0 एंड z विल ऑल्सो बी 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। x = ct, y = 0, z = 0। और ये कहां से है, दिस इज ऑब्जर्व्ड फॉर s ना, फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, ये s के लिए है। अब उसी इवेंट को या उसी पॉइंट को या उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग यहां से देखें तो s प्राइम्ड फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, s प्राइम्ड फ्रेम के लिए x' = a तो a है, व्हाट इज x, x = c इंटू टी, x = c इंटू टी। ओके, ब्रैकेट इज हियर, दिस इज स्मॉल c minus vt and t' is equal to okay d into what is c is sorry x is c into t plus ft, this is ft। ओके फाइन, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से कुछ कॉमन पाई रहा था, देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन निकल रहा है t', यहां से कॉमन t आएगा, ये हो जाएगा dc प्लस f हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो t विल भी कॉमन ना, तो ये हो जाएगा at एंड c माइनस v, दिस इज c माइनस v, x' t'। एंड नाउ वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्लास 10 में है, postulates of special theory of relativity। एक्चुअली में वी आर यूजिंग हियर कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट सी होगी, इसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट सी होगी। यहां से ये डिस्टेंस जो है x' है, यहां से यहां का टाइम, यहां का जो ऑब्जर्वर टाइम देखता है वो t' है। तो देखिए क्या बोलता है प्रिंसिपल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है, देखो यार, एक्चुअली में ये माइकलसन मोरलेस एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग है कि आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, लाइट की स्पीड नहीं बदलेगी, भले से टाइम बदलना है तो बदल लो।
टाइम कैन चेंज। इसके लिए और इसके लिए टाइम अलग अलग हो सकता है, टाइम रिलेटिव है, यही तो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लाइट की स्पीड नहीं बदलेगी भैया, लाइट की स्पीड तो नहीं बदलेगी। आप भले से टाइम इसके लिए अलग हो सकता है, टाइम इसके लिए अलग हो सकता है। तो इसके लिए टाइम इसने टी डैश ऑब्जर्व किया, इसके लिए डिस्टेंस एक्स डैश है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या, अच्छा आप चाहो तो ये एक्स डैश को आप चाहो तो इक्वेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो। किसके, एक्स डैश एक्चुअली में क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ही तो है। तो भैया लाइट तो यहीं से चला था ना जब इसके ऊपर था जब ओ और ओ डैश ऊपर था, दोनों जब कोइंसाइड कर रहे थे, दोनों समपाती थे, तो लाइट तो ओ डैश से भी चली थी ना। तो वहां से उसको यहां पहुंचने में टी डैश टाइम लगा है और डिस्टेंस उसने एक्स डैश कवर किया है। एंड द डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज सी, क्योंकि सी तो चेंज नहीं होगा, भले से आप टाइम चेंज कर लो। टाइम हो सकता है अलग अलग हो, टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाइट की स्पीड अलग अलग नहीं होगी। यही तो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही तो कमाल है। अलग अलग लोगों के लिए टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्पीड सेम होगा लाइट का। तो अब देखिए सी टी डैश इज इक्वल टू ए टी सी माइनस वी, टी डैश हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हम लोग किसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो सी टी डैश को डिवाइड कर लीजिए टी डैश से, तो दिस इज ए टी सी माइनस वी डिवाइडेड बाई डी सी टी डी सी प्लस एफ, ओके डी सी प्लस एफ, ओके। सो हियर टी टी कैंसल, टी डैश कैंसल, एंड ये तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं अभी। इधर जाके इंटू होगा, ये इधर जाके इंटू होगा। सो दिस इज, चलो मैं लिख देता हूं पहले, सी इज इक्वल टू ए सी माइनस वी डिवाइडेड बाई डी सी प्लस एफ, ये मिला है अपने को, इंटू करिए, ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी। कुछ कट रही है क्या, कुछ भी नहीं कट रही है, कुछ कटेगा तो नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए, मीन्स गलती हो गई हमसे, इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ इंटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये काम आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे नोट करके रख लेता हूँ क्योंकि ये काम आने वाला है। इक्वेशन 1 मिलेगा, फिर इक्वेशन 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, काम आएगा। इन्हीं को तो सॉल्व करके कांस्टेंट मिलेगा हमको। सो डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए सी माइनस वी, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसका काम करता हूँ। और अब हम लोग लेते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर एन इवेंट 2। एक इवेंट हम लोग 2 लेते हैं। लाइट, जो लाइट पल्स आपने इमिट किया था ओवर ओ डैश से, वो तो सभी डायरेक्शन में रेडिएट हो रहा है। तो इधर सी, इधर ले लेते हैं हम लोग, इधर को, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे, चलो यहां से यहां तक उस वेव को या उस वेव फ्रंट को या उस लाइट पल्स को यहां तक पहुंचने में लेट द टाइम इज टी, इसके लिए हम लोग टाइम टी लेंगे। तो व्हाट विल बी, हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं कौन से, किसके लिए जी, फ्रेम एस की बात करते हैं। तो टाइम टी है इसके लिए, एंड द एक्स इज इक्वल टू माइनस ई इंटू टी। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स। हियर इधर पॉजिटिव लोगे तो इधर नेगेटिव लोगे ना दोस्त, माइनस ई टी। अगेन वाई डैश, सॉरी वाई 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 इज जीरो, जेड इज जीरो। सवाल आपके मन में ये गूंज रहा होगा कि हम लोग इस एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं। देखो यार, हम लोग किसी भी पॉइंट के लिए ले सकते हैं, यहां वहां जहां तहां मत पूछो, कहां कहां ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे हम लोगों को फाइंडिंग में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम लोग अगर ये घटनाएं किसी भी पॉइंट के लिए सकते हैं, तो इन पॉइंट के लिए भी तो सत्य होंगी। तो जहां से हमारा काम बन जा रहा है हम लोग उसी को लेंगे ना दोस्त। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका ख्याल रखेंगे। स्पेसिफिक पॉइंट, पहले ही तो बोला था मैंने आपको, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लेंगे, और अगर उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए सत्य है तो सभी के लिए सत्य है ना दोस्त, सभी के लिए सत्य है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो y0 z0, क्योंकि हम लोग अभी x पे ही हैं,
एंड टाइम t है। अब मान लो यही इस इंडेंट या उसी पॉइंट को अगर फ्रेम s डैश से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए तो ये x डैश है और y डैश तो पता ही है आपको y के इक्वल होता है, तो 0 ही हो जाएगा और z डैश विल बी 0 क्योंकि वो तो y के इक्वल ही है। ठीक है, तो x डैश a है यहाँ पे, ठीक है, a रख दिया, x इज माइनस ct, x इज माइनस ct एंड ओके मैंने तो कॉमन निकाल लिया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, माइनस AVT। ओके, तो पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको निपटा दूं पहले, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ACT माइनस AVT, चाहूं तो मैं यहां से कॉमन निकाल लूं, क्या निकाल लूं, माइनस AT दिस इज C प्लस V। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आ जाए, ठीक है, नहीं आएगा। ये दिस इज x डैश, ओके, एंड नाउ द t डैश विल बी, t डैश इज इक्वल टू, यहां पे खाली छोड़ा है क्योंकि अभी यहां पे पूरा संग्राम यहीं पे होगा, t डैश इज इक्वल टू dx, तो d व्हाट इज x, x इज माइनस c, तो ये हो जाएगा माइनस d इंटू c, क्योंकि x की वैल्यू तो ct, ये हो जाएगा ऐसा, प्लस ft। क्लियर है ये। अगेन यार द स्पीड विल बी सेम, द स्पीड मस्ट बी सेम, द लाइट की स्पीड मस्ट बी सेम, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा, भले के लिए टाइम का अलग अलग होना हो सकता है, टाइम जो है अलग अलग हो सकता है लेकिन स्पीड अलग अलग नहीं होगी। तो दिस इज द डिफरेंस x डैश, यहां से यहां का, और पहुंचने में टाइम लगा है, हमने बोला है t डैश, सो दिस इज x डैश, दिस इज t डैश, एंड again the speed of light must be same for this inertial frame of reference, and this is the distance in this direction, and this is the time for this s prime frame of reference। so अगर इसको डिवाइड करेंगे तो it will be x dash upon t dash, it is माइनस c, नेगेटिव x में जा रहा है तो माइनस c, और ये हो जाएगा माइनस AT C प्लस V डिवाइडेड बाई माइनस DCT प्लस FT। ओके, दिस माइनस कैंसल आउट एंड C इज इक्वल टू AT C प्लस V डिवाइडेड बाई T एंड T कैंसल, T और T यहां से कॉमन, T और T कैंसल हो जाएगा, माइनस DC प्लस F, माइनस DC प्लस F। ओके, इसको इधर इंटू करिए आप, माइनस DC स्क्वायर प्लस FC इज इक्वल टू AC प्लस V, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो कि हम लोग यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, माइनस DC स्क्वायर प्लस FC इज इक्वल टू AC प्लस V। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो कि आया है इवेंट 2 से। कोई दिक्कत तो नहीं है, x डैश अपॉन t डैश, द स्पीड मस्ट बी सेम बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस c हो गया है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व कर लेते हैं, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो चलो ऐड कर दो यार, ऐड कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको, ऐड करने से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, CF FC, ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FC इज इक्वल टू AC माइनस AV प्लस AC प्लस AV कैंसल, दिस इज 2AC, दिस इज 2FC, 2 कैंसल, C कैंसल, F इज इक्वल टू A। तो ये हमारी खोज है एक फिलहाल के लिए, F जो है A के इक्वल ही है, F जो है वो A के इक्वल ही है, F A के इक्वल ही है, तो जहां भी F है वहां पे आप एक रख सकते हो, A रख सकते हो, सॉरी, जहां भी F है वहां पे आप A रख सकते हो। क्लियर ये, तो F और A आ गया और B को हमने हटा ही दिया था, बच गया है बस D का खेल, D का खेल बच गया है बस। उसके लिए वी विल कंसीडर और थर्ड इवेंट, ये सबसे क्रूशियल होने वाला है, ये फाइंडिंग आपके पास रहेगी। अब कंसीडर करो आप एक इवेंट थर्ड, और मान लो कि ये इवेंट थर्ड ना इधर कहीं पे हो रहा है, मीन्स y एक्सिस पे हो रहा है,
ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। वाई एक्सिस पे हो रहा है, इवेंट वाई एक्सिस पे हो रहा है, तो बताइए यार, अच्छा टाइम तो टी रहेगा, वाई एक्सिस पे हो रहा है मीन्स आप समझिए द लाइट और द लाइट पल्स इज मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। तो ये इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी आ रहा होगा, ऊपर भी तो जा रहा होगा, मीन्स वो डायरेक्शन में तो बढ़ रहा है। तो मान लो इस पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट है, वहां तक लाइट को पहुंचने में लगा टाइम टी लग गया है, तो वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो तो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, जेड भी 0 होगा, लेकिन वाई क्या होगा? सी टी होगा ना, द स्पीड ऑफ लाइट, सी इंटू टी। सो वाई इज इक्वल टू सी इंटू टी, स्मॉल सी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, वाई इज इक्वल टू सी इंटू टी, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये फ्रेम एस के लिए है, ये उस बंदे के लिए है जो फ्रेम एस से देख रहा है उसको, ऑब्जर्वर ओ यहां पे उसके लिए। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, वहां पे जो ऑब्जर्वर एस डैश पे जो ऑब्जर्वर, उसके लिए क्या होगा? ये उसके लिए देखिए एक्स डैश क्या होता है? एक्स डैश इज ए, तो ए है, एक्स की वैल्यू तो यहां 0 हो गई, एक्स तो वैल्यू यहां पे 0 हो गई, माइनस ए तो ए है, वी तो वी है, टी तो टी है, इट मीन्स एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए वी टी, एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए वी टी। क्लियर 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 क्लियर। एंड वी नो डैट, आपको पता है ना कि y डैश तो y के इक्वल होता है, और y यहां पे क्या है? y इज सी टी, और z डैश z के इक्वल होता है, लेकिन z तो 0 है ना, यही तो कमाल है। x डैश इज इक्वल टू माइनस ए वी टी, y डैश इज इक्वल टू y जो कि सी टी है यहां पे, एंड z डैश इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहां पे z 0 ही है। t डैश की बात करें, t डैश की बात करें तो t डैश इज इक्वल टू कितना? d इंटू एक्स 0, अगेन एक्स 0, एक्स 0 प्लस एफ टी, एंड आप एफ के प्लेस में ए रख सकते हो। सो टी डैश इज इक्वल टू, एक्चुअली में क्या है, ये 80 है, टी डैश इज इक्वल टू 80 आया है ये। ओके, एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए वी टी, सो एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस ए वी टी, टी डैश इज इक्वल टू 80। लेकिन अब आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि ये एक्स डैश जो है, दिस इज माइनस ए वी टी एंड टी डैश इक्वल टू 80, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? यहां पे डिस्टेंस केवल एक्स डैश नहीं है, क्योंकि देखो ये इधर को कहीं हुआ है, द इवेंट इज ऑकरिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप यहां से और यहां का डिस्टेंस लोगे, यहां से यहां का डिस्टेंस लोगे, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डी इज इक्वल टू क्या होता है? यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाई रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यही तो होगा, यही तो फॉर्मूला होगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? यहां से यहां का डिस्टेंस, आप यहां से यहां का डिस्टेंस क्यों ले रहे हो? क्योंकि जब दोनों इंसिडेंट है तो आपने वहां से एक लाइट बीम या एक लाइट पल्स को रेडिएट किया था, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए तो उसने केवल इतना डिस्टेंस कवर किया, सी इंटू टी, वाई और सी इंटू टी। लेकिन यहां के ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना, वहां के ऑब्जर्वर के लिए तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर व्हाट इज x2, x2 यहां का जो कोऑर्डिनेट है। लेकिन ये भी बात तो ध्यान रखिए, x1 y1 यहां पे डैश लगेगा, x1 y1 z1 क्या होगा? ये तो खुद इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसे खुद का कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्या? इसे खुद का कोऑर्डिनेट होगा। ओ डैश का कोऑर्डिनेट x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0, x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0। यहां के कोऑर्डिनेट क्या है? यहां के कोऑर्डिनेट है दिस इज x डैश, तो 0 से समझ लो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब हम लोग को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x2 यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए वी टी का स्क्वायर, माइनस ए वी टी का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। सो व्हाट इज y2? व्हाट इज y2? y1 is 0, y2 is, this is y2, okay?
सो दिस इज सी टी का स्क्वायर एंड जेड तो जीरो ही है, यहाँ पे भी देख लो जेड यहाँ भी जीरो ही है और इसके लिए भी जीरो ही है, तो उसके लिए हम नहीं जाएंगे। मे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद, लेकिन मैं बता दूं आपको देखना है कि इसके लिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए लाइट बीम ने, लाइट पल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए ना आप। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय, ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0 है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे आपने ले लिया माइनस ए बी टी, एक्स डैश माइनस ए बी टी स्क्वायर प्लस वाई डैश सी टी स्क्वायर और जेड डैश तो 0 ही है। ओके, सो डी इज इक्वल टू ए बी टी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, स्क्वायर कर देता हूं तो इधर भी स्क्वायर हो गया, काम करता हूं और ये उसका जलवाई करता हूं, ठीक है। तो मैं कहता था एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, ये दीवार जरूरी है, हालांकि मैं दो लोगों में कभी भी दीवार बनना पसंद नहीं करता, लेकिन चलो ठीक है करना पड़ेगा मेरे को। सो डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डिस्टेंस, यानी इस वाले ऑब्जर्वर के लिए लाइट बीम या लाइट पल्स ने यहां तक पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगेन, लेकिन स्पीड तो उतना ही रहेगा, स्पीड तो उतना ही रहेगा जी। तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम क्या है, टी डैश है, टाइम इज टी डैश एंड डिस्टेंस इज डी, टाइम इज टी डैश एंड डिस्टेंस इज डी। तो ये जो सी है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी अपॉन टी डैश करना पड़ेगा आपको, सी इज इक्वल टू डी अपॉन टी डैश। कैसे, लेकिन सर कैसे, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसको टाइम कितना महसूस हो रहा है, टी डैश, लेकिन लाइट की स्पीड नहीं चेंज होगी, लाइट की स्पीड उतनी ही रहेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो सी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूं, तो सी इज इक्वल टू डी अपॉन टी डैश। अब यहां रख सकते हो वैल्यू किसकी, डी की, चाहो तो रूट वाला रख दो, हाँ रूट वाला रख देते हैं, रूट ओवर स्क्वायर करने पे ये ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता है, ये टी स्क्वायर हो जाता है, प्लस ये सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाता है डिवाइडेड बाय टी डैश। क्या था टी डैश, टी डैश तो शायद हमने निकाला था 80, टी इज 80। ओके फाइन, अब इनकी जरूरत तो फिलहाल नहीं पड़ेगी, ये जो है इनकी जरूरत यहाँ पे अब नहीं है। तो ये जो दीवार मैंने खड़ी थी ना, उस दीवार को गिरा देने का वक्त आ गया है। दूरियां पसंद नहीं है हाँ, दो लोगों के बीच में दरार क्या डालना, अपना काम नहीं बनना तो दूसरे काम क्यों बिगाड़ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए, बस अब आने वाले हैं। तो यहां पे हमको यहां से टी कॉमन निकालेंगे, टी कॉमन निकालेंगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, ए सी इज इक्वल टू, तो स्क्वायर भी कर देता हूं ना, तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, डन। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए। अब आंसर आता हुआ मेरे को लग रहा है, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लाए ना हमने, इसको इधर लाए हैं दोस्त, तो ए स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए आप, सी को ले जाकर डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए निकालना है तो आपको रूट लेना पड़ेगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूं, बहुत मेहनत से आया है ये, ठीक है, बहुत ही मेहनत किया है इसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। a इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये f के इक्वल है ना, तो f भी तो इतना ही होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन 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 a आ गया, f आ गया, a आ गया, f आ गया, d नहीं आया अभी तक, d नहीं आया है अभी तक, ये क्लियर है ना,
डी कैसे आएगा, बिना डी के काम कैसे चलेगा बच्चा, बिना डी के काम कैसे चलेगा। एक काम करते हैं, एक काम हम लोग ये करेंगे कि ये जो 1 और 2 है इक्वेशन, पहले जोड़ा था ना, अब माइनस कर देते हैं। यहां का माइनस में डल गया है, मुझे लग रहा है यहां का माइनस में डल गया है फंस जाते हैं अभी हम लोग, फंस जाते हैं यहां पे, माइनस में डल गया। तो अब इसको जोड़ने की बजाय घटा देते हैं। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 2dc², और यहां पे इनको कटना पड़ेगा, इस बार इसका कटा है, इस बार इसका कटा है, सबका कट जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा AC माइनस AV माइनस AC माइनस AV, कोई दिक्कत। ये माइनस AC माइनस AV, तो कुछ तो कटेगा यार, इस बार AC कट गया, तो ये हो जाएगा 2dc² इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2AV, अरे माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा ना, ठीक है। 2 से 2 कटा और मेरे को D चाहिए, सो D इज इक्वल टू हो जाएगा AV अपॉन C², D इज इक्वल टू AV अपॉन C², बट नेगेटिव के साथ, बोलना नहीं है, नेगेटिव के साथ है। तो यहां पे मैं रख देता हूं D इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V² अपॉन C², एंड इट कैन बी रिटन एज 1 को मैं ऐसे डैट इसको V अपॉन C² ही लिख देता हूं ना, दैट इज फाइन, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। V अपॉन C² डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस V² अपॉन C², दिस इज द D। तो A आ गया, F आ गया, D आ गया, क्या इतना आ गया है आपका। यहां तक जो भी परेशानियां उठाई, जो भी तकलीफें उठाई, उसका फल मिलेगा। जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है उसका फल मिलेगा। तो जो भी संघर्ष कर लिया, अब बस हमको अब अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलने वाला है। हम लोग पुट करते जाएंगे वैल्यू और हमको आंसर मिलता जाएगा। इसका कोई काम है नहीं, काम खत्म तो आदमी खत्म। बहुत बचपन में मूवी देखी थी सोल्जर, काम खत्म तो आदमी खत्म। तो इक्वेशन से काम हो गया तो रहने देते हैं। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं अपना लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज x डैश, x डैश इज इक्वल टू a, एंड व्हाट इज a इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस V² अपॉन C², रूट ओवर 1 माइनस V² अपॉन C², एंड दिस इज a, और यहां पे ऑलरेडी क्या है, x माइनस VT है। एंड यू नो ना कि y डैश तो y के इक्वल ही होगा, z डैश तो z के इक्वल ही होगा, बोले नहीं हो ना। t डैश, व्हाट विल बी t डैश, t डैश इज इक्वल टू t इंटू x, मीन्स माइनस v अपॉन C² इंटू x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस V² अपॉन C², रूट ओवर 1 माइनस V² अपॉन C², एंड यहां पे कुछ और भी है, प्लस भी तो है, प्लस f, व्हाट इज f, दिस इज f, दिस इज f। तो यहां पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी सेम, तो ये ऐड हो जाएगा सिंपली। तो ये केवल आपको क्या करना है, प्लस यहां पे t कर देना है, क्लियर। तो दिस इज द आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, प्लस में तो इसको सामने लिख देते हैं। दिस इज t माइनस V अपॉन C² इंटू x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस V² C²। दिस इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। ओके, अब देखो, अगर इसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मींस अगर आपको x डैश पता है, y डैश पता है, z डैश पता है, t डैश पता है, अगर आपको x y z कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो कैसे करेंगे, आपको रिवर्स चाहिए होगा। तो रिवर्स के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। उस समय आप ये मान लोगे कि जो s प्राइम्ड फ्रेम है वो लेफ्ट में है, s प्राइम्ड फ्रेम लेफ्ट में है, और s फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है।
आपको ये मान लेना है कि एस प्राइम्ड फ्रेम रेस्ट में है और जो एस फ्रेम है वो जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यानी कि उस समय जहां माइनस v है वहां प्लस v रख देंगे और जहां पे x है वहां पे x डैश रख देंगे। तो दिस विल बी x डैश प्लस वी टी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश तो वाई रहता है, सॉरी y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश एंड t इक्वल टू t डैश माइनस, दिस इज प्लस क्योंकि माइनस v की जगह प्लस रख देना है, v अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या मैं सही हूं? तो ये इनवर्स के लिए भी हो गया, ठीक है, ये इनवर्स के लिए भी हो गया, ये इनवर्स के लिए भी हो गया है। अब यहां पर कुछ चीजें कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इन्होंने बीटा ले रखा है। अच्छी बात है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बीटा हो जाता है और ये जो पूरा आपको देखने को मिलेगा कि रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, इसको इन्होंने कहीं कहीं गामा ले रखा है। तो डरने वाली बात नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखें क्या ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर v जो है टेंड्स टू 0 हो जाए, v नहीं सॉरी, v अपॉन सी स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वही है। इट मीन्स अगर v इज लेस देन बहुत 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 कम हो तो आप यहां से जो हटा दोगे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, ये तो इसके इक्वल ही है, तो इसको लही है, या t डैश इक्वल टू टी मिल जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल लाइफ है, जो डेली दिनचर्या है, जहां पे प्रकाश की गति के सापेक्ष में हमारी गति या जो करंट की गति का कोई औकात नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देख ही लिया होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन को, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को, ओके सब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा।